नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या भारत पर जो संकट तेल की कीमतों के बढ़ने का आ सकता है वो ओपेक के टूटने से दूर हो सकता है। दुनिया का वो संगठन जो तेल की कीमतों को कंट्रोल करता था, ये यूं कहे कि तय करता था, उस संगठन का महत्वपूर्ण प्लेयर यानी देश यूएई अब ओपेक से अलग हो चुका है। इसका असर दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि यूएई अब अपनी मर्जी से तेल का उत्पादन करेगा, अपनी मर्जी से बाजार में दाम तय करेगा, तो यह भी तय होगा कि ओपेक से कम दाम पर ही वो बाजार में अपने क्रूड ऑयल को सप्लाई करेगा। ऐसे में दुनिया क्या तेल के संकट से उभर रही है, या यूं कहें कि हॉर्मुज की वजह से जो परेशानी पैदा हो रही थी उसका स्थायी समाधान है यूएई का ओपेक से बाहर आना। इससे भारत को क्या फायदा होगा, भारत के यूएई के साथ कैसे संबंध है, और ऐसा तो नहीं कि अब वेनेजुएला की तरह अमेरिका यूएई को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। चलिए आपको समझाते हैं क्या वाकई ओपेक से बाहर यूएई का होना दुनिया के लिए अच्छा है। क्या सस्ते तेल से बाजार भर जाएगा, और क्या वाकई में भारत के लिए एक सुनहरा अवसर तैयार हो रहा है। सबसे पहले तो जरा यह समझिए कि यूएई ओपेक से बाहर क्यों हो रहा है। अब सोचिए 1960 का संगठन अचानक से 2026 में आकर क्यों टूट रहा है, और उसका वो प्लेयर जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या उसका ओपेक से भरोसा उठ गया है, या वो ओपेक से इतर अपने आप अपने क्रूड ऑयल को लेकर फैसला लेना चाहता है। दरअसल यूएई के इस बदलाव के पीछे हालिया इजराइल अमेरिका बनाम ईरान की जंग को अहम वजह माना जा रहा है। ईरान के साथ तनाव के दौरान यूएई को सीधे हमलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसे खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे जीसीसी कहते हैं, यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिल के देशों से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा उसको उम्मीद थी, और इससे अबू धाबी की रणनीति बदल गई, वहां की सोच बदल गई। लिहाजा उसने ओपेक को नमस्कार करने का फैसला कर दिया। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अबू धाबी रक्षा मंत्रालयों की माने तो 8 अप्रैल तक यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने 537 बैलिस्टिक मिसाइलें, 26 क्रूज मिसाइलें और 2256 ड्रोन सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किए थे। इससे साफ है कि यूएई सीधे तौर पर खतरे में था, और जीसीसी ने उसका समर्थन खुलकर नहीं किया, और उसने स्पष्ट तौर पर बयान दिया कि जीसीसी अब तार्किक नहीं रही, और जब जीसीसी तार्किक नहीं रही तो ओपेक का वजूद अपने आप में नहीं रहा। लेकिन क्या वाकई में खाड़ी देशों में अब गल्फ ऑर्डर नया हो रहा है, और क्या उसकी अगुवाई यूएई करने वाला है, और क्या इसीलिए वो ओपेक से अलग हो गया है? क्योंकि अब खाड़ी देशों में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। एक तरफ यूएई भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच नए रणनीतिक गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब देशों के बीच तेल उत्पादन नीति पर भी लंबे समय से असहमति है। दशकों से ओपेक का नेतृत्व सऊदी अरब करता रहा है, लेकिन यूएई अब अपने उत्पादन पर किसी तरह की सीमा नहीं चाहता, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं चाहता। लिहाजा यूएई ने 59 साल बाद जीसीसी से अलग होने का फैसला किया, ओपेक से अलग होने का फैसला किया। अब जरा ओपेक को समझिए कि दुनिया के अंदर कुल कितना उत्पादन प्रतिदिन क्रूड ऑयल का होता है, उसमें ओपेक की भूमिका क्या है और ओपेक प्लस की भूमिका क्या है। ओपेक में कौन कौन से देश आते हैं, ओपेक प्लस क्या है, ये आपको बताएं। लेकिन उससे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, क्योंकि इस आंकड़े से आपको अंदाजा होगा कि ओपेक के टूटने का मतलब क्या है, ओपेक से यूएई के अलग होने का मतलब क्या है। जरा देखिए, दुनिया के अंदर जो वैश्विक खपत हर दिन की है वो है 10 करोड़ बैरल प्रतिदिन। इतना क्रूड ऑयल हर दिन खपाया जाता है। इसमें से ओपेक 30 से 35%
सप्लाई करता है और ओपेक प्लस 50% सप्लाई करता है। ओपेक के देशों के अंदर 12 देशों को और मिला देंगे तो ओपेक प्लस बनता है। अब जरा सोचिए, ओपेक प्लस जो 50% सप्लाई करता है वो लगभग 5 करोड़ बैरल हर दिन उत्पादन करता है। दुनिया के अंदर जितना क्रूड ऑयल इस्तेमाल हो रहा है उसका 50% ओपेक प्लस कर रहा है। अब इससे समझिए कि वाकई में ओपेक का टूटना, ओपेक के अंदर गतिरोध आना, यह दुनिया के लिए कैसे सही और कैसे गलत है। सही इस लिहाज से कि अभी तक जो प्राइस कंट्रोल होते थे, जो मोनोपोली होती थी, जिसमें अचानक से प्रोडक्शन को कम कर देना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों को बढ़ा देना, यह सब चलता था। अब अगर ओपेक टूटेगा तो हर देश अपने हित को ध्यान में रखते हुए जितना चाहेगा उतना प्रोडक्शन करेगा और जिस रेट पर चाहेगा उस रेट पर बाजार में अपने क्रूड ऑयल को लेकर आए। और इसलिए ओपेक से बाहर होने वाला ऐसा नहीं है कि यूएई पहला देश हो रहा है। इससे पहले भी बहुत देश हैं जो ओपेक से बाहर हो चुके हैं, अपने देश के निजी हित में फैसले लेते हैं। यूएई ओपेक से बाहर निकलने वाला पहला देश बिल्कुल नहीं है। पिछले एक दशक में इंडोनेशिया ओपेक से बाहर हो चुका है, कतर बाहर हो चुका है, अंगोला जैसे देशों ने भी ओपेक को छोड़ दिया। लेकिन यूएई का ओपेक से बाहर निकलना सामान्य घटनाक्रम नहीं है, क्योंकि अबू धाबी ऑयल प्राइसिंग कंट्रोल का एक रणनीतिक पावर हाउस है, जिसके बाद 2027 तक अपने दैनिक उत्पादन को 50 लाख बैरल तक ले जाने की ठोस वित्तीय और भौगोलिक क्षमता मौजूद है। और यहीं से दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश है, क्योंकि अगर 50 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से यूएई प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है तो फिर यह एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए यूएई के बाहर निकलने से ओपेक पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। उत्पादन अनुशासन कमजोर होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सऊदी अरब पर दबाव बढ़ेगा, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। कार्टेल की एकता कमजोर होगी, ओपेक का वैश्विक नियंत्रण कमजोर होगा। तेल कीमतों में स्थिरता बनाए रखना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूएई अपने हित में अपने क्रूड ऑयल के प्राइस कंट्रोल करेगा, तय करेगा, और इससे ओपेक में बड़ा विभाजन माना जा सकता है। ओपेक देशों का जो तेल उत्पादन प्रतिदिन है, जरा इस पर नजर डालिए, क्योंकि इससे आपको यह अंदाजा होगा कि यूएई जो ओपेक से बाहर हो गया है वो इस लिस्ट में कौन से पायदान पर है और फिलहाल किस क्षमता के साथ वो दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल को सप्लाई कर रहा है। जरा इस लिस्ट पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, इसमें जो इराक है वो 4.37 मिलियन बैरल पर डे की सप्लाई करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है। ईरान जो है 3.27 से 3.37 मिलियन बैरल पर डे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई 2.34 से 3.6 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। आप सोचिए, इस ओपेक की लिस्ट में तीसरे पायदान पर यूएई है, जो इससे अलग हो रहा है। और इसकी अगर सर्वोच्च क्षमता को आप देखें तो ये ईरान के आसपास की है। आप इसको मोर और लेस दूसरे पायदान पर भी कह सकते हैं, जो ओपेक से अलग हो रहा है। इसके अलावा कुवैत है, जो 1.3 से 2.56 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई करता है। नाइजीरिया 1.35 मिलियन बैरल पर डे, लीबिया 1.27 से 1.32 मिलियन बैरल पर डे, अल्जीरिया 0.98 मिलियन बैरल पर डे और वेनेजुएला 0.91 से 0.95 मिलियन बैरल पर डे। अब जरा सोचिए, संयुक्त अरब अमीरात जो इसमें टॉप 3 या कहें कि टॉप 2 के अंदर शामिल है, वो अगर ओपेक से बाहर होगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। और सिस्टम इसलिए गड़बड़ा गया है क्योंकि अब ओपेक की मोनोपोली नहीं चलेगी। ओपेक की मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, चैलेंज करने के लिए बाकायदा यूएई एक खुले बाजार में मौजूद होगा। अब जरा इस ओपेक को समझिए। ओपेक का जो अर्थ होता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो तेल उत्पादक देशों का समूह है। इसका मुख्य काम क्रूड ऑयल की उत्पादन को कंट्रोल करना, ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों के लिए ज्यादा राजस्व सुनिश्चित करना। कुल मिलाकर ओपेक एक ऐसा ऑयल क्लब है जो मिलकर तय करता है कि दुनिया में कितना तेल निकलेगा और उसकी कीमत क्या होगी। इसका गठन कब हुआ?
और क्यों हुआ, जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिए कि ओपेक क्या वाकई में भविष्य में तार्किक रहेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तर्क के साथ इसको बनाया गया था, इसका गठन किया गया था 1960 में बगदाद इराक के अंदर, इसके जो संस्थापक देश हैं उसमें ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इराक है और वेनेजुएला है। 1960 में इसको बनाया गया था। ये कैसे काम करता है जरा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ओपेक का काम करने का तरीका काफी सीधा लेकिन प्रभावशाली कहा जाता है। इसके सदस्य देश खुद मिलकर यह तय करते हैं कि कौन सा देश कितना तेल उत्पादन करेगा। इस प्रक्रिया को कोटा सिस्टम कहा जाता है। अगर ओपेक उत्पादन घटाने का फैसला करता है तो बाजार में तेल की सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। वहीं अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो सप्लाई बढ़ती है और कीमतें कम हो जाती है। यही कारण है कि ओपेक को वैश्विक तेल बाजार का सबसे बड़ा प्राइस कंट्रोलर माना जाता है। हालांकि नई तकनीकों और अन्य देशों के बढ़ते उत्पादन के कारण अब ओपेक का प्रभाव पहले जितना मजबूत नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसका असर आज भी काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या वाकई में जिन कारणों के साथ ओपेक का गठन किया गया था वो वक्त के साथ अतार्किक होते चले गए? क्योंकि ओपेक के गठन के कई कारण थे। 1960 के दौर में तेल कंपनियां कीमतें खुद तय करती थी। तेल उत्पादक देशों को कम दाम मिलता था, कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमा रही थी और ओपेक इसलिए बनाया गया ताकि तेल की कीमतों पर नियंत्रण वापस देशों के पास आ जाए, कंपनियों के पास ना रहे। उनको सही कीमत मिले, उत्पादन मिलकर सही प्रबंधन किया जा सके। यानी कि उत्पादक जो खुद मिलकर एक सही प्रबंधन करे ताकि कंपनियां मिनिमम प्रॉफिट कमाए और जिन देश के अंदर से क्रूड ऑयल निकल रहा है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। ये इसका मकसद था। लेकिन क्या यूएई अब यह महसूस कर रहा था कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और कोटा सिस्टम के अंदर सऊदी अरब ज्यादा भारी पड़ रहा है? जरा देखिए, क्योंकि 1960 में ओपेक बना लेकिन 2016 में ओपेक प्लस बनाया गया। अब इसके पीछे का मकसद क्या है उससे पहले जरा दोनों को एक बार समझिए। ओपेक और ओपेक प्लस क्या है और इनके बीच में मूल अंतर क्या है। अगर ओपेक की बात करेंगे सिर्फ तो उसमें अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल में गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। अब इसमें से यूएई को आप निकाल दीजिए, वो अब ओपेक का हिस्सा नहीं है। लेकिन ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस जो ओपेक के देश हैं उसके अंदर अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान, जब आप इनको ओपेक के देशों के साथ मिला लेंगे तो ये ओपेक प्लस होगा। मोटे तौर पर आप ये समझिए, ये ओपेक है और ये दोनों मिलकर ओपेक प्लस है। और इनके अंदर जो बड़ा प्लेयर है वो यूएई है जो अब इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन ओपेक से ओपेक प्लस की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी भूमिका क्या रही? दरअसल वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 50% नियंत्रण ओपेक प्लस के पास है। बाजार में स्थिरता बनाए रखना, उत्पादन में कटौती या बढ़ोतरी का सामूहिक समन्वय करना, यह इसका काम है। असर यह है कि ओपेक प्लस का समन्वय कमजोर हो सकता है। रूस और सऊदी अरब पर वापसी निर्भरता बढ़ सकती है क्योंकि यूएई इससे अलग हो गया। लेकिन क्या वाकई में हॉर्मुज संकट में यूएई राहत देगा? क्योंकि वैश्विक संकट जो इस वक्त हॉर्मुज चौक की वजह से बना हुआ है, क्या यूएई अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन के जरिए दुनिया को राहत देगा और क्या इससे भारत को राहत मिलेगी? क्योंकि यूएई के पास वैकल्पिक निर्यात मार्ग यानी कि फुजैरा पाइपलाइन है और यह हॉर्मुज जलडमरू को बाईपास करता है। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो यूएई सीमित क्षमता के साथ आपूर्ति बनाए रख सकता है। यूएई वैश्विक संकट समाधानकर्ता नहीं बन सकता, उसकी क्षमता वैश्विक मांग की तुलना में सीमित है, लेकिन वो भारत की क्षमताओं के हिसाब से उसे पूरे करने की काफी हद तक काबिलियत रखता है। क्योंकि भारत वैसे भी रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, वहां से उसकी सप्लाई है। दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा जरा इसको भी समझिए। इस पर एक अल्पकालिक असर है, एक दीर्घकालिक असर है। दूसरा, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? अल्पकालिक असर की अगर बात करेंगे तो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। दीर्घकालिक असर क्या होगा?
ओपेक की ताकत कमजोर होगी, अमेरिका, ब्राजील जैसे गैर ओपेक देशों की भूमिका बढ़ जाएगी, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण तेज हो जाएगा। भू राजनीतिक असर क्या होगा? खाड़ी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, तेल कीमतों को लेकर टकराव यानी कि प्राइस वॉर की संभावना बढ़ जाएगी, जिसमें मोटे तौर पर सऊदी अरब वर्सेस यूएई की जंग नजर आ सकती है इस प्राइस वॉर के दौरान। अब सीधा भारत के साथ इसको कनेक्ट करते हैं कि भारत के तेल और गैस के व्यापार में क्या भूमिका यूएई निभा सकता है और आने वाले वक्त में क्या वाकई में भारत के लिए संकट हरता यूएई बन सकता है, क्योंकि भारत आज भी गैस और क्रूड ऑयल की 80% सप्लाई दुनिया से चाहता है, यानी कि वो आयात करता है। यूएई भारत के लिए प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता में शीर्ष 3 में शामिल है। भारत यूएई से महत्वपूर्ण मात्रा में कच्चा तेल और एलएनजी खरीदता है। ऊर्जा क्षेत्र दोनों देशों के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। सालाना अरबों डॉलर का ऊर्जा व्यापार होता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में यूएई की अहम भूमिका है। आपूर्ति और कीमत स्थिरता के लिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए जरा दोनों के बीच के संबंधों को भी देख लीजिए कि दोनों के बीच में वर्तमान में किस किस सेक्टर में संबंध मजबूत है। अगर दोनों के बीच की बात की जाए तो रणनीतिक साझेदारी दोनों के बीच में काफी मजबूत है। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग काफी मजबूत है। यूएई में 35 से 40 लाख भारतीय प्रवासी हैं। इसे सांस्कृतिक रिलेशन भी मजबूत है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में प्रमुख भागीदार यूएई बना हुआ है। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर भारत यूएई संबंध बेहद मजबूत। इसलिए जो हमारे साथ क्राइसिस की स्थिति अभी बनी हुई है, वो ओपेक से यूएई के बाहर निकलने के बाद, यूएई में प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भारत को काफी राहत इससे मिल सकती है। तो क्या भारत को यूएई से अब ज्यादा फायदा मिलेगा और वो कैसे मिलेगा, जरा इसको भी समझ लीजिए। अगर हम बात फायदे की करें सबसे पहले, तो फायदा क्या क्या है? भारत को लचीली आपूर्ति मिल सकती है। दीर्घकालिक अनुबंध करना आसान हो सकता है। जोखिम भी है। तेल कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। यूएई किन देशों को अभी सबसे ज्यादा कच्चा तेल बेच रहा है और क्या उसके अंदर भारत की एक बड़ी भूमिका है? आंकड़े क्या कहते हैं? दरअसल यूएई दुनिया की प्रमुख कच्चे तेल निर्यातकों में से एक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 2024 में इसने लगभग $114 बिलियन का क्रूड पेट्रोलियम निर्यात किया है। $114 बिलियन का क्रूड पेट्रोलियम निर्यात किया है यूएई, जो मुख्य रूप से एशिया को निर्यात किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 75 से 98% यूएई का कच्चा तेल एशियाई बाजार में जाता है। भारत भी यूएई से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। यूएई के सबसे बड़े खरीदारों में भारत का नंबर टॉप में रहता है। भारत कभी दूसरे पायदान पर, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पायदान 5वें पर रहता है, लेकिन ये टॉप 10 की लिस्ट में होता है और अमूमन टॉप 5 की लिस्ट में होता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, थाईलैंड ये यूएई के प्रमुख तेल खरीदार हैं। इसलिए भारत के लिए राहत की बात है। भारत के लिए राहत की बात यह भी है कि जिस तरीके से वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में गया, वहां से भी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ सकती है, जो एक दौर में हुआ करती। यूएई के साथ भारत अपने बाजार को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, उस स्थिति में अचानक से कोई परिवर्तन नहीं आना है। अगर आज वहां स्थिति बदल भी जाए तो भी सामान्य होने में 5 से 6 महीने लगेंगे, और 5 से 6 महीने किसी देश के अंदर महंगाई का बढ़ना वहां की सरकार के लिए घातक साबित होता है। इसलिए मोदी सरकार पहले से प्लान बी और सी पर काम कर रही है कि कैसे भारत के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और यही वजह है कि वैश्विक संकट के बीच भी भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने भारतवासियों पर महंगाई का बोझ ना के बराबर पड़ने दिया। उसको जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश की। और ऐसे में यूएई के साथ अगर हमारी सप्लाई चेन और मजबूत होती है तो ये जो संकट गहरा रहा है, ये संकट टल सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।